हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम क्रैकर्स में। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास, जिसके अंतर्गत हम लोग मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके पहले 2 वीडियो पढ़ चुकी हैं मौर्य साम्राज्य की, जिसमें कि मौर्य साम्राज्य का इतिहास जानने का स्रोत और मौर्य साम्राज्य के जो भी शासक हुए हैं उनके बारे में हमने पढ़ लिया है। और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मौर्य प्रशासन के बारे में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य की जानकारी देने वाले स्रोत कौन कौन से हैं। जो मौर्य साम्राज्य का प्रशासन है, इसकी जानकारी किस स्रोत से मिलती है, इसके बारे में देखेंगे। और इसके अंतर्गत हम लोग कौटिल्य का अर्थशास्त्र पढ़ेंगे। ये वही कौटिल्य है जिसे भारत का मैकियावेली कहा जाता है। और मौर्यों की प्रशासनिक व्यवस्था का उल्लेख कौटिल्य की अर्थशास्त्र से मिलता है। दूसरे हैं मेगस्थनीज की इंडिका। मेगस्थनीज यह सेल्यूकस द्वारा भेजा गया राजदूत है जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था, और इसने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था इंडिका। और इंडिका में इसने व्यापक विवरण दिया है मौर्यों की प्रशासनिक व्यवस्था का। तो इसमें भी मौर्यों की प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी मिलती है। तीसरा है अशोक के अभिलेख। अशोक के अभिलेख हैं जो कई प्रकार के हैं, जैसे शिलालेख है, स्तंभ लेख है, गुहालेख है। तो इनमें जो लेख लिखवाए गए हैं इनसे भी प्रशासनिक जानकारी मिलती है, जैसे कि कई अधिकारियों के नाम का उल्लेख मिलता है। रज्जु, युक्त, प्रादेशिक, धम्म, महामात्र, प्रतिवेदक, इन सभी अधिकारियों का उल्लेख अशोक के अभिलेख में मिलता है। तो अशोक के अभिलेख के बारे में पढ़ेंगे। और इसके बाद फिर हम लोग देखेंगे रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदामन एक शक शासक है। इसने 150 ईस्वी में अभिलेख लिखवाया, और इस अभिलेख से एक झील का वर्णन मिलता है जिसका नाम है सुदर्शन झील। और इस झील का निर्माण किसने कराया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य द्वारा इस झील को सौराष्ट्र प्रांत में बनवाया गया था। और इसके अलावा इस झील में पिछले क्लास में भी मैंने बताया था कि 4 राजाओं का, 4 शासकों का वर्णन मिलता है। कौन कौन से हैं वो 4 शासक? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और रुद्रदामन, स्कंदगुप्त, ये 4 शासकों का उल्लेख मिलता है। और इन 4 शासकों के राज्यपाल का भी उल्लेख मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यपाल था पुष्यगुप्त वैश्य, अशोक का राज्यपाल था दुशासन, और रुद्रदामन का राज्यपाल था सुविशाख। सुविशाख ने झील में बांध का पुनर्निर्माण करवाया था। और स्कंदगुप्त का राज्यपाल है पर्णदत्त। इसके अलावा इस झील में एक उप गवर्नर का भी उल्लेख मिलता है, जो कि स्कंदगुप्त के राज्यपाल पर्णदत्त का पुत्र है, जिसका नाम है चक्रपालित। इसने भी झील का पुनर्निर्माण करवाया था। तो इन 4 राजाओं के यानी शासकों का उल्लेख मिलता है और इनके राज्यपाल का मिलता है। इसके अलावा अगर पूछा जाए आपसे कि किस उप गवर्नर का मिलता है, तो नाम याद रखें, चक्रपालित का उल्लेख मिलता है, जो कि स्कंदगुप्त का उप गवर्नर है। तो इन स्रोत के माध्यम से हमें अशोक के प्रशासन की जानकारी मिलती है। कौन कौन से हैं? कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगस्थनीज की इंडिका, अशोक के अभिलेख और रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। इनसे हमें मौर्य प्रशासन की जानकारी मिलती है। अब हम लोग देखते हैं केंद्रीय प्रशासन। मौर्यों का जो केंद्रीय प्रशासन है, जब हम केंद्रीय प्रशासन का अध्ययन करते हैं तो पता चलता है कि केंद्रीय प्रशासन का मुखिया कौन था। केंद्रीय प्रशासन का मुखिया सम्राट होता था, यानी राजा होता था। और इस सम्राट की सहायता के लिए कई प्रकार के मंत्री होते थे, जैसे कि पहला मंत्री था अमात्य, और दूसरे नंबर पर मंत्री परिषद होती थी, और तीसरे नंबर पर होते थे अध्यक्ष, और 26 अध्यक्षों का उल्लेख मिलता है। तो याद रखिए, मौर्यों का केंद्रीय प्रशासन जिसका मुखिया कौन होता था? तो सम्राट या राजा होता था, और इसकी सहायता के लिए मंत्री परिषद, मंत्री और 26 अध्यक्ष होते थे जो इसकी सहायता करते थे शासन को चलाने में। इसके अलावा प्रांतीय शासन की बात करें तो प्रांतीय शासन के प्रमुख को क्या कहते थे? मुखिया को तो कुमार या फिर आर्यपुत्र कहा जाता था। जो सम्राट होता था उसी के पुत्र को आर्यपुत्र कहा जाता था। जैसे कि सम्राट अशोक बिंदुसार के समय पर उज्जैन प्रांत का गवर्नर था, और सुसीम तक्षशिला का गवर्नर था, तो इन्हें कुमार या फिर आर्यपुत्र कहा जाता था। तो प्रांतीय शासन का जो मुखिया होता था उसे क्या कहते थे? कुमार या फिर आर्यपुत्र। इसके बाद फिर इसके नीचे आता था मंडल या फिर कमिश्नरी, और इसका मुखिया 2 अधिकारी होते थे, प्रदेष्टा और प्रादेशिक। यानी मंडल का जो मुखिया या अधिकारी होता था वो 2 अधिकारी होते थे, प्रदेष्टा कहते थे और प्रादेशिक कहते थे। और उसके नीचे फिर होता था आहार या फिर विषय। आहार या फिर विषय को जिला कह सकते हैं, जिले को ही आहार कहा गया है या फिर विषय कहा गया है मौर्य काल में। और इसमें भी 2 मुखिया होते थे, विषयपति और स्थानिक नामक अधिकारी द्वारा ये चलाया जाता था प्रशासन।
तो विषय का प्रशासन किसके द्वारा चलाया जाता था? तो विषयपति और स्थानिक नामक अधिकारी द्वारा चलाया जाता था। उसके बाद फिर उसके नीचे आता था स्थानीय। स्थानीय ये 800 ग्रामों का एक समूह होता था। 800 ग्रामों के समूह को स्थानीय कहा गया है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा यही पूछा जाएगा कि मौर्य साम्राज्य में प्रशासन की स्थानीय इकाई क्या थी? तो वो 800 ग्रामों का समूह था। इसके बाद फिर दूसरा है खारवटिक। खारवटिक क्या था? तो 200 ग्रामों का समूह होता था। यानी स्थानीय 800 ग्रामों का समूह है जो कि बड़ा समूह है, और खारवटिक 200 ग्रामों का समूह है। उसके बाद फिर उसके नीचे आता था संग्रहण, जो 10 ग्रामों का समूह होता था। और मौर्य साम्राज्य की प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? तो वो ग्राम थी, और ग्राम के प्रमुख को ग्रामणी कहा जाता था। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो याद रखें सबसे छोटी इकाई ग्राम थी और ग्राम के प्रमुख को ग्रामणी कहा जाता था। और अगर केंद्रीय प्रशासन की बात करें तो वह केंद्रीकृत था, और यह प्रशासन चलाने के लिए योग्य राजा होना चाहिए। अगर रंगीला टाइप के बादशाह हो तो केंद्रीय प्रशासन नहीं चल पाएगा, ठीक है ना। इसको चलाने के लिए योग्य शासक होना चाहिए। और जब कालांतर में मौर्य साम्राज्य का पतन होगा तो मौर्य साम्राज्य के इतिहास में सबसे अधिक किसने लिखा है? तो रोमिला थापर महोदया ने लिखा है। और इन्होंने कहा कि मौर्य साम्राज्य अतिशय केंद्रीय प्रशासन था, और जब अशोक के बाद जो भी राजा आते हैं, सम्राट अशोक के बाद जो भी परवर्ती राजा आएंगे, वो केंद्रीय प्रशासन नहीं चला पाते हैं, वो योग्य शासक नहीं थे, वो केंद्रीय प्रशासन नहीं चला पाएंगे, जो साम्राज्य के पतन का एक मुख्य कारण बनता है। तो अगर अतिशय केंद्रीय प्रशासन है तो शक्तियां राजा में निहित थी, और राजा योग्य है तभी शासन चला पाएगा, नहीं तो वो शासन नहीं चला पाएगा। और केंद्रीय प्रशासन जिसका मुखिया राजा होता था, तो मुखिया अगर राजा है तो राजा जब शासन चलाएगा तो उसकी सहायता के लिए कुछ लोगों की आवश्यकता पड़ेगी। तो कौन थे वो लोग, और मौर्य साम्राज्य में उनको क्या कह के बुलाया जाता था? तो उन्हें कहते थे तीर्थ और अध्यक्ष। तीर्थ में 18 व्यक्ति होते थे और अध्यक्ष में 26 लोग होते थे। तीर्थ और अध्यक्ष याद रखें, पूछा जा सकता है कि मौर्य काल में तीर्थ क्या थे? तो ये अध्यक्ष थे जो कि राजा की सहायता के लिए होते थे। और अध्यक्ष कितने होते थे? तो 26 होते थे। और इन्हीं प्रमुख तीर्थ में कुछ महत्वपूर्ण है जहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। तो इन्हीं तीर्थ में से कुछ जो महत्वपूर्ण है उनको हम लोग देख लेते हैं। पहले तो आप ये याद रखें कि टोटल तीर्थ कितने हैं, यही पूछा जा सकता है। तो टोटल तीर्थ हैं 18, और इनमें से जो पहला होता था उसे कहते थे प्रधानमंत्री या फिर पुरोहित, और यह अधिकतर ब्राह्मण होता था, ब्राह्मण वर्ण से होता था। तो जो प्रधानमंत्री होता था या फिर जिसे पुरोहित कहते थे, ये अधिकतर ब्राह्मण वर्ण से होता था। जैसे कि चंद्रगुप्त का जो प्रधानमंत्री था कौन था? तो वो चाणक्य था। और बिंदुसार का कौन था? तो बिंदुसार के 2 प्रधानमंत्री हुए हैं। शुरुआत में जो पहले प्रधानमंत्री थे वो तो चाणक्य थे, और बाद में फिर खल्लाटक बनते हैं। तो बिंदुसार के 2 प्रधानमंत्री हैं, पहले शुरुआत में बनते हैं चाणक्य और बाद में खल्लाटक बनते हैं। और अशोक के प्रधानमंत्री या पुरोहित कौन है? तो वो है राधागुप्त। और इन्हीं तीनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन तीनों को आप जरूर याद रखें कि कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के भी थे और बिंदुसार के भी थे। और खल्लाटक किसके थे? तो बिंदुसार के थे, और राधागुप्त थे अशोक के। तो इन तीनों के नाम आप याद रखें, ठीक है। अब आगे देखते हैं। फिर दूसरे अधिकारी का नाम क्या था? तो वो था आर्टविक। दूसरे अधिकारी का नाम था आर्टविक, और आर्टविक ये वन विभाग का अध्यक्ष होता था। नाम से ही पता चल रहा है ना। तो आर्टविक का मतलब होता है ना जंगल या फिर वन। तो यह वन विभाग का अधिकारी होता था, यह वन विभाग संभालता था। और तीसरा था समाहर्ता। समाहर्ता यह राजस्व विभाग का मुखिया होता था। और फिर अंतपाल नामक तीर्थ, ये सीमावर्ती दुर्ग का मुखिया होता था। और दुर्गपाल ये भीतरी दुर्ग को संभालता था। ये क्या है अभी हम बताते हैं, ठीक है ना। ये अंतपाल और दुर्गपाल के बारे में अभी हम बताते हैं। और इसके बाद फिर है सन्निधाता। सन्निधाता कौन था? तो ये कोषाध्यक्ष होता था। कोषाध्यक्ष को मौर्य साम्राज्य में सन्निधाता कहा जाता था। और इसके अलावा फौजदारी मामलों का जो मुखिया होता था उसे क्या कहते थे? उसे प्रवेष्टा कहा जाता था। फौजदारी मामलों का जो मुखिया था उसे प्रवेष्टा कहते थे। और कर्मांतिक ये उद्योग का मुखिया होता था, कर्मांतिक। और फिर है युवराज जो कि उत्तराधिकारी होता था। और फिर है व्यावहारिक, ये दीवानी मामलों का मुखिया होता था। और जो अंतपाल है इसके नाम से ही आप याद कर लीजिए, आपको इसके नाम से ही याद हो जाएगा
कि साम्राज्य की जो सीमाएं होती थी, सीमाओं के अंत में जो दुर्ग होते थे, साम्राज्य की कोई ना कोई सीमा होगी और उस सीमा के अंत में जो दुर्ग होगा उसके मुखिया को कहते थे अंतपाल। तो नाम से ही आपको याद हो जाएगा। और उनका मुखिया क्या कहलाता था? अंतपाल। और साम्राज्य के अंदर जो दुर्ग हैं, जो भी सीमा है साम्राज्य की, उसके अंदर जो भी दुर्ग हैं, इनकी रक्षा कौन करता था या इनका मुखिया कौन था? तो वो होता था दुर्गपाल। तो ये तो हो गए तीर्थ, और ये महत्वपूर्ण तीर्थ हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ से कैसे बनेगा, आपसे पूछ लिया जाएगा कि मौर्य साम्राज्य में प्रवेष्टा किसे कहते थे? तो मौर्य साम्राज्य में जो प्रवेष्टा था वो फौजदारी का मुखिया होता था। फौजदारी विभाग का मुखिया ही प्रवेष्टा कहलाता था। या फिर पूछ लिया जाएगा कि अंतपाल कौन था? तो वो जो सीमावर्ती दुर्ग होते हैं उनके मुखिया को अंतपाल कहा जाता था। तो ये तो हो गए प्रमुख तीर्थ। अब हम लोग देखते हैं अध्यक्ष के बारे में कि अध्यक्ष कितने हैं। तो 26 अध्यक्ष हैं। पहली चीज़ तो यही याद रखनी है आपको कि अध्यक्ष कितने हैं, 26 हैं। जैसे कि हमने पीछे देखा कि तीर्थ कितने थे, तो तीर्थ 18 थे, वैसे ही अध्यक्ष कितने हैं, अध्यक्ष 26 हैं। और इन 26 अध्यक्षों का विवरण कहाँ मिलता है? तो अर्थशास्त्र में मिलता है। इन 26 अध्यक्षों का विवरण हमें अर्थशास्त्र से प्राप्त होता है। और इन्हें 1000 पर्ण वेतन दिया जाता था, ये भी याद रखें। इन्हें कितना वेतन दिया जाता था? तो 1000 पर्ण इनको वेतन दिया जाता था। और पर्ण क्या है? तो चांदी की मुद्रा है। और जो सोने की मुद्रा होती थी, सोने का सिक्का था मौर्यकाल में, उसे क्या कहते थे? उसे सुवर्ण कहते थे। उसको सुवर्ण कहा जाता था, चांदी की मुद्रा को पर्ण कहा जाता था। और अगर पूछा जाए कि मौर्य काल में सर्वाधिक प्रचलित सिक्का कौन सा था, तो वो पर्ण ही था, ये भी याद रखें। और इन 26 में से जो भी महत्वपूर्ण अध्यक्ष हैं इनको देख लेते हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला है पण्याध्यक्ष। पण्याध्यक्ष कौन है? तो ये वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष होता था, मुखिया होता था, उसे कहते थे पण्याध्यक्ष। फिर है सुराध्यक्ष। तो नाम से ही पता चल रहा है, सुरा मतलब मदिरा होता है। और सुराध्यक्ष यानी कि आबकारी विभाग का मुखिया होता था सुराध्यक्ष। फिर है सोनाध्यक्ष। ये बूचड़ खाने का मुखिया होता था सोनाध्यक्ष। और फिर है सीताध्यक्ष। यह राजकीय कृषि होती थी, राजकीय कृषि यानी जो राजा की कृषि होती थी ना, शाही कृषि, उसके अध्यक्ष को क्या कहते थे? तो उसके अध्यक्ष को कहते थे सीताध्यक्ष। और फिर है अकराध्यक्ष। अकराध्यक्ष कौन है? तो ये खान विभाग का यानी कि माइंस विभाग का जो मुखिया होता था उसको कहते थे अकराध्यक्ष। और लोहा अध्यक्ष ये धातु विभाग का मुखिया होता था। फिर है लक्षणाध्यक्ष, जो कि छपाई खाना होते थे, उनका मुखिया होता था लक्षणाध्यक्ष। और विविताध्यक्ष ये चारागाह का मुखिया होता था, चारागाह विभाग का मुखिया होता था विविताध्यक्ष। और नवाध्यक्ष ये जहाज रानी यानी कि समुद्री व्यापार का जो होता था उसका मुखिया होता था नवाध्यक्ष। और पौतवाध्यक्ष। पौतवाध्यक्ष किसे कहते थे? तो नाप तौल का जो अध्यक्ष होता था, माप तौल का, उसको कहते थे पौतवा अध्यक्ष। अगर कोई कम तौल रहा है तो उसका हाथ काट लिया जाता था, उसको सजा दी जाती थी। और इसकी देखरेख कौन करता था? तो पौतवा अध्यक्ष इसकी देखरेख करता था। और इसके बाद फिर है मुद्राध्यक्ष। फिर है मुद्राध्यक्ष जो कि पासपोर्ट विभाग का मुखिया होता था, मुद्राध्यक्ष। और पत्तनाध्यक्ष ये बंदरगाह विभाग का मुखिया होता था। और सुवर्णाध्यक्ष ये सोने के विभाग का मुखिया होता था, उसे कहते थे सुवर्णाध्यक्ष। और इसके बाद फिर है संस्था अध्यक्ष। तो ये कुछ प्रमुख अध्यक्ष हैं जिनका उल्लेख कहाँ मिलता है? अर्थशास्त्र में मिलता है। और इनसे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। तो आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि मौर्य साम्राज्य में सीताध्यक्ष किसे कहते थे? तो जो राजकीय भूमि होती थी उसके मुखिया को सीताध्यक्ष कहा जाता था। इसके बाद आगे चलते हैं। अब देखते हैं प्रांतीय शासन के बारे में। प्रांतीय प्रशासन जिसे चक्र कहा जाता था। मौर्य काल में प्रांतों को क्या कहते थे? चक्र कहा जाता था। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है आपसे कि मौर्य काल में चक्र किसे कहते थे? तो जो प्रांत होते थे ना, प्रांतों को चक्र कह के संबोधित किया गया था। और प्रांतीय शासन संभालता कौन था? मुखिया कौन होता था? तो कुमार या फिर आर्यपुत्र होता था। जो राजा का पुत्र होता था ना, उसे ही कुमार या फिर आर्यपुत्र कहा जाता था। और इनमें से कौन कौन से प्रांत थे? तो मौर्य साम्राज्य में जो प्रांतों का उल्लेख मिलता है, 5 प्रांतों का उल्लेख मिलता है। कौन कौन से हैं? तो उत्तरापथ है, दक्षिणापथ, अवंती, पूर्वी प्रदेश और कलिंग। इन 5 प्रांतों का उल्लेख मिलता है किसमें? मौर्य काल में। और इनमें से जो उत्तरापथ है जिसकी राजधानी क्या है? तक्षशिला है, जहाँ की प्राचार्य चाणक्य थे, जहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य ने दीक्षा ली थी, शिक्षा ली थी, वही तक्षशिला। और दक्षिणापथ जिसकी राजधानी है सुवर्णगिरी, इसे ही कनकगिरी भी कहा जाता था। जो दक्षिणापथ की राजधानी थी सुवर्णगिरी, इसको कनकगिरी भी कहते थे।
और फिर है अवंती, अवंती प्रांत। इसमें उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती दो राजधानी थी। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी थी और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। तो याद रखें, उत्तरी अवंती की राजधानी है उज्जैनी और दक्षिणी अवंती की राजधानी है महिष्मती। इसके अलावा पूर्वी प्रदेश का उल्लेख मिलता है जिसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र और ये मौर्यों की केंद्रीय राजधानी भी थी पाटलिपुत्र। इसके अलावा अगला प्रांत है कलिंग। कलिंग जिसकी राजधानी तोसली या फिर धौली भी मिलता है, दोनों एक ही नाम है, या तो तोसली या फिर धौली, दोनों एक नाम है। तो कलिंग प्रांत की राजधानी क्या है? तोसली। और इन सब प्रांतों का मुखिया राजा का पुत्र होता था, यानी जिसे हम लोग कुमार या फिर आर्यपुत्र कहते हैं, जो कि प्रांतों का मुखिया होता था। और मौर्य साम्राज्य में कुल 5 प्रांतीय इकाई थी जिनकी जानकारी हमें मिलती है। और कौन कौन से हैं वो 5 प्रांत जिनके बारे में हमने डिस्कस किया है। और यहाँ से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, इनकी राजधानी से खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये 5 प्रांत कौन से हैं? उत्तरापद, दक्षिणापद, अवंती, पूर्वी प्रदेश और कलिंग। उत्तरापद की राजधानी तक्षशिला है, दक्षिणापद की है सुवर्णगिरी या फिर कनकगिरी, और अवंती की उज्जैनी है, यानी उत्तरी अवंती की उज्जैनी है, और दक्षिणी अवंती की महिष्मती है। पूर्वी प्रदेश की राजधानी पाटलिपुत्र है और कलिंग की तोसली है। तो ये 5 प्रांतों के नाम और इनकी राजधानी आप लोग ज़रूर याद रखें, क्योंकि जब क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो फिर समझ नहीं आता है कहाँ से पूछ लिया गया है, तो इनको ज़रूर याद रखें। इसके बाद फिर आगे चलते हैं, देखते हैं मंडल प्रशासन। मंडल प्रशासन का जो अध्यक्ष होता था या मुखिया होता था उसे प्रदेष्टा या प्रादेशिक कहते थे। और मौर्य काल में कुल 4 मंडलों की जानकारी मिलती है। जैसे कि हमने देखा कि मौर्य काल में कुल 5 प्रांतों की जानकारी मिलती है, ठीक वैसे ही 4 मंडल की जानकारी मिलती है। और इन मंडल और राजधानी से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। कौन कौन से हैं ये 4 मंडल? एक है समापा, दूसरा है कौशाम्बी, तीसरा है इसिला और चौथा है सौराष्ट्र। ये 4 मंडल हैं जिनकी जानकारी मिलती है मौर्यकाल के इतिहास में। और इसमें समापा की राजधानी क्या है? तो समापा की राजधानी तोसली है, कौशाम्बी की है राजधानी पाटलिपुत्र, इसिला की राजधानी है सुवर्णगिरी और सौराष्ट्र की राजधानी है गिरनार। तो मौर्य साम्राज्य में हमें 4 मंडल की जानकारी मिलती है। कौन कौन से? समापा, कौशाम्बी, इसिला और सौराष्ट्र। इसके बाद आगे देखते हैं, फिर है जिला प्रशासन। जिला प्रशासन, जिला को विषय या फिर आहार कहा गया है। तो पहला क्वेश्चन तो आपसे यहाँ से यही बनेगा कि मौर्य साम्राज्य में जिला को क्या कहा जाता था? तो विषय या फिर आहार कहा जाता था। या फिर ये पूछा जा सकता है कि मौर्य साम्राज्य में विषय या आहार किसे कहते थे? तो वो जिला को कहते थे। और इसके मुखिया को क्या कहते थे? तो विषयपति या फिर आहारपति कहा जाता था। और आहारपति को ही मेगास्थनीज ने इंडिका में एग्रोनोमाई कहा है और यह सड़क निर्माण का प्रमुख होता था। इसके बाद फिर है अशोक के अभिलेख। अशोक के अभिलेख में भी कुछ अधिकारियों का वर्णन मिलता है। कौन कौन से हैं? चाहे वो शिलालेख हो, स्तंभ लेख हो या फिर गुहा लेख हो, इनमें से कुछ अधिकारियों का उल्लेख मिलता है। तो देखते हैं इन अधिकारियों के नाम और इनका कार्य क्या था। तो जैसे 5वां शिलालेख है और 5वें शिलालेख से हमें धम्म महामात्र नामक अधिकारी की जानकारी मिलती है। इसका कार्य क्या होता था? धम्म का प्रचार प्रसार करना इसका कार्य होता था। और तीसरे अभिलेख से हमें 3 अधिकारियों के नाम मिलते हैं। कौन कौन से हैं? तो युक्त है, रज्जुक है और प्रादेशिक है। 3 के नाम मिलते हैं, युक्त, रज्जुक और प्रादेशिक। इनका कार्य क्या होता था? तो युक्त होता था राजस्व अधिकारी और रज्जुक होता था जायदाद का अधिकारी और प्रादेशिक होता था प्रदेशाधिकारी। और इन तीनों अधिकारियों का उल्लेख हमें तीसरे अभिलेख से मिलता है। तो 3 अधिकारी और तीसरा अभिलेख रिलेट करके याद कर लीजिए। फिर है 6वां अभिलेख। इससे हमें प्रतिवेदक नामक अधिकारी की जानकारी मिलती है, जो कि सूचना अधिकारी होता था। इसका कार्य क्या था? सूचना आदान प्रदान करना इसका कार्य होता था। तो प्रतिवेदक सूचना अधिकारी था। और 12वें अभिलेख से व्रजभूमिक नामक अधिकारी की जानकारी मिलती है, जो कि पशुओं की देखभाल करता था, पशु विभाग का मुखिया था। और इसका नाम क्या है? व्रजभूमिक। और इसकी जानकारी मिलती है 12वें शिलालेख से। तो ये हैं महत्वपूर्ण अधिकारी जिनका उल्लेख मिलता है अशोक के अभिलेखों से, चाहे वो स्तंभ लेख हो, शिलालेख हो या फिर गुहा लेख हो। इनसे जो भी अधिकारियों की जानकारी मिलती है वो ये अधिकारी। इसके बाद आगे देखते हैं नगर प्रशासन। आगे है नगर प्रशासन। मौर्यों का नगर प्रशासन जो है, इसमें मुख्यतः पाटलिपुत्र नगर का व्यापक विवरण मिलता है। और पाटलिपुत्र नगर प्रशासन का वर्णन मेगास्थनीज की इंडिका में मिलता है। और इंडिका में मेगास्थनीज कहता है कि नगर के प्रमुख को नागरक कहा जाता था। नगर के प्रमुख को नागरक कहते थे।
मेगस्थनीज इसे एस्टोनिमाई कहता था और पाटलिपुत्र का नगर प्रशासन एक परिषद देखती थी और इस परिषद में 6 परिषद होती थी। 6 परिषद होती थी, इनके माध्यम से शासन संभाला जाता था, प्रशासन संभाला जाता था और इसमें प्रत्येक परिषद में 5 सदस्य होते थे, यानी 6 परिषद होती थी और प्रत्येक परिषद में 5 सदस्य, तो टोटल हो गए 30 सदस्य। इसके बाद फिर हम लोग आगे देखते हैं। आगे है न्याय प्रशासन। मौर्यों के समय न्याय प्रशासन कैसा था? तो 2 प्रकार के न्यायालय थे मौर्यों के समय। कौन कौन से? धर्मस्थीय और कंटक शोधन। धर्मस्थीय न्यायालय यानी दीवानी न्यायालय, और इसका मुखिया होता था, उसे व्यावहारिक कहा जाता था। धर्मस्थीय न्यायालय के मुखिया को व्यावहारिक कहा जाता था और जो कंटक शोधन न्यायालय था ये फौजदारी न्यायालय था, इसके मुखिया को प्रदेष्टा कहा जाता था। तो ये न्याय प्रशासन था मौर्यों के समय का। इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं गुप्तचर प्रशासन। मौर्यों का गुप्तचर प्रशासन, जो गुप्तचर विभाग होता था उसे कहते थे महामार्त्या सर्प। गुप्तचर विभाग का जो नाम होता था उसे कहते थे महामार्त्या सर्प और गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा जाता था और जो गुप्तचर अधिकारी होता था उसे सर्प महामात्य कहते थे। तो गुप्तचर विभाग का नाम क्या मिलता है मौर्य साम्राज्य में? महामात्या सर्प। और गुप्तचर पुरुष को गूढ़ पुरुष कहते थे और गुप्तचर जो अधिकारी होता था उसको सर्प महामात्य कहा जाता था। इसके अलावा 2 प्रकार की गुप्तचर संस्था होती थी, एक को कहते थे संस्था गुप्तचर और दूसरे को कहते थे संचरा गुप्तचर। और इनमें जो संस्था गुप्तचर थे ये समूह में रहते थे और संचरा गुप्तचर घूम घूम कर गुप्तचरी करते थे। तो जो संस्था गुप्तचर थे वो समूह में रहते थे और संचरा गुप्तचर कौन थे? जो घूम घूम करके गुप्तचरी करते थे, उन्हें संचरा गुप्तचर कहा जाता था। कुछ अन्य गुप्तचर थे जैसे कि भिक्षुणी के रूप में स्त्रियां भी थीं। भिक्षुणी के रूप में स्त्रियां घूमा करती थीं, वो भी गुप्तचरी करती थीं और उनको क्या कहा गया है? पारिव्राजिका कहा गया, जो कि भिक्षुणी के भेष में रहती थीं। और गुप्तचर को जो वेतन देते थे उसे क्या कहते थे? उसे अभय वेतन कहा गया है। और पुलिस को क्या कहते थे मौर्य साम्राज्य में? तो पुलिस को रक्षिण कहा जाता था और इंस्पेक्टर जो होता था ना उसको क्या कहते थे? निरीक्षक कहते थे। और निरीक्षक ये किसने बताया है? तो ये स्ट्रैबो ने बताया है। और अगर मेगस्थनीज की बात करें तो मेगस्थनीज ने गुप्तचर को ओवरसीयर्स कहा है। गुप्तचर के लिए ओवरसीयर्स शब्द का प्रयोग किया है, जबकि अर्थशास्त्र में क्या कहा गया गुप्तचर को? तो इन्हें गूढ़ पुरुष कहा गया। ठीक है, तो गुप्तचर विभाग से, जैसे गुप्तचर विभाग का नाम क्या है? महामार्त्या सर्प है, याद रखें। गुप्तचर पुरुष को गूढ़ पुरुष कहते थे और गुप्तचर अधिकारी को सर्प महामात्य कहते थे। संस्था गुप्तचर जो होती थी, 2 प्रकार के गुप्तचर थे, संस्था गुप्तचर और संचरा। संचरा के नाम से ही पता चल रहा है, जो संचरण करते रहते थे, यानी भ्रमणशील होते थे जो गुप्तचर, उनको कहते थे संचरा गुप्तचर। और संस्था यानी संगठित होकर के जो गुप्तचरी करते थे उन्हें संस्था गुप्तचर कहा जाता था। और भिक्षुणी के वेश में जो महिलाएं गुप्तचर होती थी उनको पारिव्राजिका कहते थे। और गुप्तचरों को जो वेतन दिया गया है उसको अभय वेतन कहा जाता था। तो इतनी बातें आप लोग गुप्तचर विभाग से याद रखें। इसके बाद आगे देखते हैं सैन्य प्रशासन। तो प्लिनी के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में 6 लाख पैदल सिपाही होते थे जो पैदल चलते थे, 30,000 जो कि घुड़सवार सिपाही थे जो घोड़े पर चलते थे और 9,000 सिपाही थे। और इसका उल्लेख किसने किया है? तो प्लिनी ने किया है, प्लिनी के हिसाब से है। और यह प्लिनी वही है जो आंसू बहाता है, रोता है कि टेम्स नदी की तरफ का सोना विदेशी लेकर के भारत आते हैं, भारत में दे देते हैं और व्यापार करते हैं। तो टेम्स नदी के किनारे का सारा सोना भारत में जा रहा है, ऐसा कह करके प्लिनी आंसू बहाता है। और यही प्लिनी विवरण देता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में 6 लाख पैदल सिपाही, 30,000 घुड़सवार और 9,000 सिपाही थे। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को डाकुओं का गिरोह कहा है। जस्टिन ने क्या कहा है? चंद्रगुप्त मौर्य की जो सेना है ना, इसको डाकुओं का गिरोह कहा है। और प्लूटार्क ने भी 6 लाख की सेना का वर्णन किया है, यानी 6 लाख सेना थी। इसका 2 जगह वर्णन मिलता है, प्लिनी ने भी किया है और प्लूटार्क ने भी किया है। और इसके अलावा जो सैन्य छावनियाँ होती थी ना, सैन्य छावनी, उनको गुल्म कहा जाता था और सैनिकों का जो वेतन होता था उसको गुल्मदेह कहते थे। ठीक है, तो सैन्य छावनियों को गुल्म कहा गया है और सैनिकों को जो वेतन दिया जाता था उसको गुल्मदेह कहते थे। और मेगस्थनीज की इंडिका के अनुसार सैन्य प्रशासन कैसा था? तो इसके लिए 6 समितियां होती थी और 6 समितियों द्वारा ये सैन्य प्रशासन संभाला जाता था, जिसमें कि जो पहली समिति होती थी, फर्स्ट समिति, ये जल सेना थी। फर्स्ट समिति क्या थी? जल सेना की देखरेख करती थी। और जो दूसरी समिति वो रसद सेना की देखरेख करती थी। तीसरी समिति पैदल सेना की देखरेख करती थी और चौथी अश्वारोही यानी घुड़सवार सेना की देखरेख करती थी। 5वीं समिति गज सेना की देखरेख करती थी
और छठवीं समिति जो थी वो रथ सेना की देखरेख करती थी। तो मेगास्थनीज की इंडिका के अनुसार जो सैन्य प्रशासन था वो 6 समितियों द्वारा किया जाता था और 6 समितियों में पहली जल सेना की देखरेख करती थी, दूसरी रसद सेना, पैदल सेना, अश्वारोही, गज सेना और रथ सेना। इन 6 समितियों द्वारा इन सेनाओं का संचालन किया जाता था। ये तो रहा मौर्यों का सैन्य प्रशासन। अब देखते हैं भूमिकर व्यवस्था। भूमिकर जो था, भूमिकर राज्य की आय का मुख्य स्रोत होती थी। भूमिकर राज्य की आय का मुख्य स्रोत था और कौटिल्य के अनुसार 1/6 था भूमिकर और मेगास्थनीज के अनुसार 1/4 था। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, कौटिल्य के अनुसार कितना था और मेगास्थनीज के हिसाब से कितना था। लगभग अगर पूरे प्राचीन भारत की बात करें तो लगभग 1/6 ही कर व्यवस्था थी। जो भूमिकर व्यवस्था थी वो 1/6 ही थी, लेकिन 1/4 का जो उल्लेख है वो सिर्फ मेगास्थनीज ने किया है। इसके अलावा रज्जुक नामक अधिकारी होता था जो भूमि की पैमाइश का अधिकारी होता था। और कर कौन से थे? तो प्रवेश कर, इसे ही आयात कर भी कहा गया है और यह उस वस्तु के कुल मूल्य का 20% लिया जाता था। जो भी वस्तु आयात की जा रही है तो उस वस्तु की कीमत का 20% कर लिया जाता था, उसे कहते थे प्रवेश कर। फिर निष्क्रांप कर, ये एक निर्यात कर था। जो भारत से विदेशों में व्यापार करते थे उन पर लगाया जाता था निष्क्रांप कर। इसके बाद फिर है पिंड कर, जो कि गांव पर सामूहिक रूप से लगता था। पिंड कर सामूहिक रूप से गांव पर लगता था कर, उसे कहते थे पिंड कर। और प्रलय कर है जो कि आपातकालीन कर होता था। प्रलय कर कौन सा था? तो आपातकालीन कर था प्रलय कर। यह आपातकालीन कर है जो आपात के समय पर विशेष स्थितियों में सैनिक अधिकारी होते थे उनकी सैलरी से लिया जाता था, उसे ही कहते थे आपातकालीन कर या फिर प्रणय कर, उसे कहते थे प्रणय कर। इसके बाद फिर है विष्टि कर। विष्टि कर यानी बेगार। विष्टि का मतलब ही होता है बेगार। जैसे कि कोई लेबर टाइप का आदमी है, उससे श्रम करवा लेंगे और उस पर जो भी कर लगा है उसको माफ कर दिया, उसको कहते थे विष्टि कर। फिर है सीता। राज्य भूमि पर प्राप्त होने वाली आय को सीता कहा गया है। याद रखें कि मौर्य काल में राज्य भूमि पर प्राप्त होने वाली राजकीय जो भूमि होती थी, राजा की भूमि, उससे प्राप्त होने वाली आय को सीता कहा गया है। लेकिन वैदिक काल की बात करें अगर, तो वैदिक काल में जो हल से रेखा बनाई जाती थी ना, उसे सीता कहा गया है। दोनों चीज़ें क्लियर रखें। अगर आपसे वैदिक काल पूछा जाता है तो वहाँ पर हल द्वारा बनाई गई रेखा को सीता कहा गया है। लेकिन अगर मौर्य काल की बात करें तो यहाँ पर जो राजकीय भूमि है उससे प्राप्त होने वाली आय को सीता कहा गया है। और इसके अलावा सेतु है। सेतु क्या है? तो फल फूल सब्जियों से प्राप्त आय को सेतु कहा गया है। फल फूल सब्जियों द्वारा जो भी आय प्राप्त होती थी उसको सेतु कहते थे। और सेतुबंध क्या है? तो सिंचाई कर है। याद रखें, सेतु है फल फूल सब्जियों से प्राप्त आय और सेतुबंध ये एक सिंचाई कर है। इसके बाद हम लोग देखते हैं भूमि के प्रकार। भूमि के प्रकार कितने थे मौर्य काल में? तो मौर्य काल में 4 प्रकार की भूमि का उल्लेख मिलता है। पहली है राजकीय भूमि, दूसरी है निजी भूमि, तीसरी है देवमात्रक भूमि और चौथी है अदेवमात्रक भूमि। जो राजकीय भूमि होती थी इससे प्राप्त आय को सीता कहा गया है। इसी भूमि से जो प्राप्त आय होती थी ना, उसे सीता कहते थे। ये राजा की भूमि होती थी और इसी वजह से इसको राजकीय भूमि कहा गया है। निजी भूमि ये कृषक की भूमि होती थी और इससे जो भाग नामक आय होती थी, जिससे जो आय होती थी उसको क्या कहते थे? उसको भाग कहते थे। देवमात्रक भूमि ये बिना सिंचाई के पैदावार होती थी ना, जिस भूमि में बिना सिंचाई के पैदावार हो उसे देवमात्रक भूमि कहा गया है मौर्य काल में। और अदेवमात्रक यानी कृत्रिम साधनों के द्वारा जो सिंचाई के बाद पैदावार होती थी उसे अदेवमात्रक भूमि कहते थे। तो इन भूमियों के प्रकार याद रखें, 4 भूमि है, राजकीय भूमि, निजी भूमि, देवमात्रक भूमि और अदेवमात्रक भूमि। ये मौर्य काल में भूमि का उल्लेख मिलता है। और क्वेश्चन भी पूछा जाएगा आपसे कि देवमात्रक भूमि पूछा जाएगा क्या? पूछा जाता भी है, पूछे गए भी हैं कि देवमात्रक भूमि, मौर्य काल में देवमात्रक भूमि कैसी भूमि को कहते थे? तो जो बिना सिंचाई के पैदावार होती थी उसे कहते थे देवमात्रक भूमि। तो डिटेल में अगर आप लोग पढ़ के रखेंगे तो जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि क्वेश्चन कहाँ से दे दिया गया है। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं मौर्य काल में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी। तो स्मृति काल की अपेक्षा मौर्य युग में जो महिलाओं की स्थिति है वो बेहतर थी। जैसा कि हमने देखा था, पढ़ा था वैदिक काल में कि ऋग वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति सर्वश्रेष्ठ थी। पितृसत्तात्मक समाज था, लेकिन स्त्रियों की स्थिति वहाँ पर सर्वश्रेष्ठ थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल तक आते आते स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आती है और स्मृति काल तक आते आते और गिरावट आ जाती है।
लेकिन मौर्य काल की बात करें तो यहाँ पर महिलाओं की स्थिति बेहतर थी, पहले से बेहतर थी। और स्त्रियों को विधवा विवाह, नियोग प्रथा की अनुमति थी। नियोग प्रथा क्या थी हमने बता रखा है पिछले वीडियो में भी, कि जो स्त्री विधवा होती थी वो अपने देवर के साथ विवाह करके संतान प्राप्ति कर सकती थी, उसे ही नियोग प्रथा कहा गया है। तो स्त्रियों को मौर्य काल में भी नियोग प्रथा और विधवा विवाह का अनुमति थी, अधिकार था। हालांकि स्त्रियों की स्थिति अधिक उन्नत नहीं थी, ये नहीं कहा जा सकता कि बहुत ही उन्नत अवस्था में थी, ठीक है ना, अधिक उन्नत नहीं थी, क्योंकि इस काल की महिलाओं को बाहर जाने की अनुमति नहीं थी, वह बाहर नहीं जा सकती थी। और अर्थशास्त्र में कहीं भी सती प्रथा का उल्लेख नहीं मिलता है। मौर्य काल में अर्थशास्त्र में कहीं पर भी सती प्रथा का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। और मौर्य युग में वेश्यावृत्ति या गणिका प्रथा का उल्लेख मिलता है, ठीक है। वेश्यावृत्ति और गणिका दोनों ही प्रथाओं का उल्लेख हमें मौर्य काल में मिलता है। और यहाँ पर कुछ स्त्रियों के प्रकार भी बताए गए हैं। जैसे पहला है अन्निकाशिनी महिला, यानी संभ्रांत घरों की वे महिलाएं जो घर से बाहर नहीं निकलती थी, उन्हें कौटिल्य ने अन्निकाशिनी महिला कहा है, ठीक है ना। संभ्रांत का मतलब क्या है, संपन्न घर की महिलाएं, राजाओं के घर की जो महिलाएं हैं वो घर से बाहर नहीं निकलती थी, और उन्हें ही कौटिल्य ने अन्निकाशिनी महिला कहा है। इसके बाद है असूर्य पस्या, ऐसी महिला जो सूर्य भी नहीं देख पाती थी, उसे असूर्य पस्या कहा गया है। फिर है छंदवासिनी, जिसे विधवा कहते हैं। विधवाएं जो स्वतंत्र रूप से अपना जीवन बिताती थी, उन्हें छंदवासिनी कहा जाता था। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि छंदवासिनी महिलाएं, मौर्य साम्राज्य में छंदवासिनी महिलाएं किसे कहा गया है, तो विधवा महिलाओं को कहा गया है। ओके, फिर आगे देखते हैं। फिर है रूपा जीवा। रूपा जीवा महिलाएं कौन सी हैं, तो स्वतंत्र रूप से जो वैश्यावृत्ति करती थी ना, स्वतंत्र रूप से वैश्यावृत्ति करती थी, उन्हें कोई भी रोक टोक नहीं थी, उन्हें कहा गया है रूपा जीवा। और फिर है पेशल रूपा, जो कि शराब परोसने वाली महिलाएं होती थी, मदिरा परोसने वाली महिलाएं, उनको कहा गया है पेशल रूपा। फिर है सम्रागणियाँ। सम्रागणियाँ कौन सी महिलाएं होती थी, तो चंद्रगुप्त की सुरक्षा में जो नियुक्त होती थी महिलाएं, चंद्रगुप्त मौर्य की सुरक्षा में जो महिलाएं नियुक्त होती थी, उनको सम्रागणिका कहा गया है। और फिर है रंगोपजीवी, रंग अभिनय करने वाली, जिन्हें हम आजकल डांसर कहते हैं, उन्हें रंगोपजीवी कहा जाता था मौर्य काल में। ये तो हो गई मौर्य काल में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी और महिलाओं को किस नाम से संबोधित किया जाता था। इसके बाद हम लोग देखते हैं मौर्य काल में व्यापार कैसा था। तो इस युग में 4 प्रमुख व्यापारिक या स्थलीय मार्ग होते थे। कौन कौन से, उत्तरापथ मार्ग, दक्षिणापथ मार्ग, तीसरा मार्ग और चौथा मार्ग। इन 4 मार्गों का उल्लेख मिलता है। उत्तरापथ मार्ग कौन सा था, तो पुरुषपुर पेशावर से ताम्रलिप्ति यानी बंगाल तक का जो मार्ग था उसको उत्तरापथ मार्ग कहा गया है। कहाँ से, पेशावर से लेकर के बंगाल तक के मार्ग को उत्तरापथ मार्ग कहा गया है, और ये व्यापारिक केंद्र था। और फिर दक्षिणापथ मार्ग, दक्षिणापथ मार्ग श्रावस्ती से शुरू होता था और प्रतिष्ठान यानी महाराष्ट्र तक जाता था। श्रावस्ती से लेकर के महाराष्ट्र तक के जाता था जो मार्ग, उसे कहा गया है दक्षिणापथ मार्ग। और तीसरा मार्ग ये भृगु कच्छ से मथुरा तक जाता था, इसको तीसरा मार्ग कहा गया। चौथे मार्ग की बात करें तो चंपा से कौशाम्बी तक जाता था चौथा मार्ग। ये 4 मार्ग हैं जो मौर्य काल में व्यापार होता था। इनसे स्थलीय व्यापार हो या फिर जलीय व्यापार हो, दोनों ही व्यापार इन मार्गों से किए जाते थे। और एक चीज़ याद रखें कि कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में दक्षिणापथ मार्ग को सर्वश्रेष्ठ बताया है, उपयोगी बताया है, क्योंकि कौटिल्य कहते हैं कि अगर कोई दक्षिणापथ की यात्रा करेगा तो इसमें से रत्न, आभूषण, मूल्यवान धातु इसको मिल सकती हैं, ऐसा कौटिल्य का कहना था। तो याद रखें कौटिल्य ने दक्षिणापथ मार्ग को सर्वश्रेष्ठ बताया है। इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं मौर्य काल में जो बंदरगाह थे, प्रमुख बंदरगाहों को। पहला है भड़ौच या फिर भृगु कच्छ भी इसको कहते हैं, जो कि गुजरात में है। भड़ौच या भृगु कच्छ बंदरगाह कहाँ है, गुजरात में है। और ये भारत के पश्चिमी तट पर स्थित भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा बंदरगाह भी है। कौन सा, भड़ौच बंदरगाह, ये भी याद रखें, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये कि भड़ौच बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा बंदरगाह है। दूसरा था सोपारा, यह भारत के महाराष्ट्र में स्थित प्रसिद्ध बंदरगाह था। कहाँ था, महाराष्ट्र में था, नाम क्या है, सोपारा बंदरगाह। तीसरा है ताम्रलिप्ति या फिर तामलुक बंदरगाह, यह पश्चिम बंगाल में स्थित पूर्वी भारत का सबसे प्रमुख बंदरगाह था। यहाँ से मौर्य काल में व्यापार होता था, ताम्रलिप्ति बंदरगाह से। चौथा है वारवैकिम, यह सिंध में स्थित प्रमुख बंदरगाह था। यह कहाँ था, तो सिंध में था, वारवैकिम। ये 4 बंदरगाह का उल्लेख मिलता है मौर्य काल में, यहाँ से मौर्य काल में व्यापार किया जाता था। और इस प्रकार मौर्य काल में आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के व्यापार होते थे। अर्थात दूसरे अर्थ में हम कह सकते हैं कि मौर्य काल के लोग आयात और निर्यात दोनों ही करते थे, ठीक है।
और मौर्य काल में लोग व्यापार करते कहाँ से हैं? तो मौर्य काल में लोग मिस्र, चीन, श्रीलंका और पश्चिम एशिया से व्यापार करते हैं। ठीक है, मिस्र, चीन, श्रीलंका और पश्चिम एशिया से मौर्यकालीन लोग व्यापार करते थे। और ये लोग किस चीज़ का आयात करते थे और किस देश से करते थे? तो ये घोड़ा का आयात करते थे पश्चिम एशिया से। घोड़े का आयात कहाँ से कर रहे हैं? पश्चिम एशिया से। चमड़े का करते थे नेपाल से, और मदिरा का करते थे सीरिया से, क्योंकि सीरिया की मदिरा फेमस थी। तभी बिंदुसार ने डिमांड भी की थी डायमेकस से मदिरा के लिए। तो मदिरा का आयात कहाँ से करते थे? सीरिया से करते थे। और रेशम का आयात कहाँ से करते थे? तो रेशम का आयात ये लोग चीन से करते थे। ठीक है, और रेशम के आयात से क्वेश्चन बहुत बार बन चुका है, तो याद रखिए रेशम का आयात मौर्य काल में लोग चीन से करते थे। इसके बाद हम लोग देखते हैं सिक्के का इतिहास। मौर्य काल में सिक्के का क्या इतिहास है, इसके बारे में देखते हैं। लक्षणा अध्यक्ष, ये राजकीय टकसाल विभाग का प्रमुख था। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि मौर्य काल में राजकीय टकसाल विभाग के प्रमुख को क्या कहा जाता था? तो उसे लक्षणाध्यक्ष कहते थे। और रूप दर्शक, यह मुद्राओं का रूप दर्शक करने वाला अधिकारी होता था। जो रूप दर्शक होता था, यानी मुद्रा में धातु की कमी तो नहीं है, धातु की अधिकता तो नहीं है, यह देख रेख करने का कार्य कौन करता था? तो रूप दर्शक का यह कार्य होता था। और इसके बाद बात करें अगर सिक्के की, तो आहत सिक्का। इसे आहत सिक्का इसीलिए कहते थे क्योंकि इस पर सूर्य, चंद्रमा, पीपल, मयूर, बैल, सर्प आदि को, नदी आदि को आहत किया जाता था, और इसी वजह से इसको आहत सिक्का कहा गया है। यानी एक तरफ इस पर ठप्पा लगाया जाता था और इसी वजह से इसको आहत कहा गया है, आहत सिक्का। और इस पर किन किन चीज़ों को अंकन किया जाता था? तो याद रखें सूर्य, चंद्रमा, पीपल, मयूर, बैल, सर्प और नदी, इनको आहत किया जाता था। और जो मौर्य काल में स्वर्ण सिक्के होते थे, सोने के सिक्के, उनको निष्क और सुवर्ण कहा जाता था। एक चीज़ ध्यान दें कि मौर्य काल में सोने के सिक्कों को निष्क कहा गया है, और वैदिक काल में मैंने पढ़ाया था कि जो निष्क होता था वो एक आभूषण था, जो वैदिक काल की स्त्री और पुरुष दोनों ही धारण करते थे। एक सोने का आभूषण होता था, गले का हार। और मौर्य काल में निष्क क्या है? तो मौर्य काल में निष्क एक सोने का सिक्का है। ठीक है, और चांदी के सिक्कों को क्या कहते थे? तो पर्ण कहते थे, और करशापड़ कहते थे, धरण और सतमान, ये चांदी के सिक्के होते थे मौर्यकालीन। और तांबे के सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो भाषक कहा जाता था, और काकड़ी कहा जाता था तांबे के सिक्के को। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि मौर्य साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे। तो पहला कारण है ब्राह्मणवादी प्रतिक्रिया। पंडित हरिप्रसाद शास्त्री ने कहा है पुष्यमित्र शुंग ने सबसे ज़्यादा आघात पहुंचाई है मौर्यों को। ये पुष्यमित्र शुंग अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ का सेनापति था, और इसने बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की नींव डाली। तो पहला कारण तो ब्राह्मणवादी प्रतिक्रिया है। दूसरा कारण है अशोक की अहिंसावादी नीति। अशोक की अहिंसावादी नीति भी मौर्य के पतन का कारण है। हेमचंद्र राय चौधरी ने कहा कि इसके पतन का कारण एक अहिंसावादी नीति का पालन भी है, और अशोक ने यह नीति कलिंग युद्ध के पश्चात अपनाई थी। कलिंग युद्ध के दौरान जो भी रक्तपात हुआ उसे देख करके अशोक का हृदय परिवर्तित होता है, और वो भेरी घोष की जगह धर्म को अपनाता है, यानी अहिंसावादी नीति को अपना लेता है, और यह भी इनके पतन का एक कारण बनता है। तीसरा है अशोक के पश्चात साम्राज्य विभाजन। अशोक की मृत्यु के पश्चात साम्राज्य का विभाजन हो जाता है पूर्वी क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र में। पूर्वी क्षेत्र का हेडक्वार्टर कहाँ रहता है, यानी पूर्वी क्षेत्र की राजधानी कहाँ है? तो वो है पाटलिपुत्र में, और पश्चिमी क्षेत्र का जो हेडक्वार्टर है वो है तक्षशिला में। ठीक है, तो अशोक के पश्चात साम्राज्य विभाजित हो जाता है। पूर्वी क्षेत्र की राजधानी बनती है पाटलिपुत्र, और पश्चिमी क्षेत्र की राजधानी बनेगी तक्षशिला। पूर्वी क्षेत्र का शासक कौन बनेगा? दशरथ बनता है, और पश्चिमी क्षेत्र का शासक कुणाल बनता है। और अशोक के बाद जो भी राजा हुए हैं, जो भी परवर्ती राजा हुए हैं, शासक हुए हैं, वो उतने योग्य शासक नहीं थे, कमजोर शासक थे, और इसी वजह से पश्चिमी क्षेत्र से विदेशी आक्रमण होता है, क्योंकि उसकी स्थिति कमजोर थी, और कमजोर होने की वजह से ही पश्चिमी क्षेत्र से विदेशी आक्रमण होंगे। यह भी एक कारण बनता है मौर्य साम्राज्य के पतन का, क्योंकि मैंने बताया था जब प्रशासन पढ़ाया था कि केंद्रीय प्रशासन था और अति केंद्रीकृत प्रशासन था, और अति केंद्रीकृत प्रशासन के लिए योग्य राजा का होना, योग्य शासक का होना जरूरी है, तभी वह शासन को चला पाएगा। लेकिन अशोक के बाद जो भी राजा होते हैं, जो भी शासक होते हैं, परवर्ती राजा, वो योग्य शासक नहीं थे, और वो केंद्रीकृत शासन नहीं चला पाते हैं। ये इनके पतन का कारण बनता है, और ये सब महत्वपूर्ण कारण बनते हैं मौर्य साम्राज्य के पतन के। और इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक भी कंप्लीट होता है। आज के वीडियो में हमने पढ़ा है मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में, डिटेल में अध्ययन किया है। स्त्रियों की स्थिति कैसी थी इस काल में, ये भी देखा हमने। भूमि कितने प्रकार की थी, कर कितने प्रकार के थे, और मौर्यों का पतन कैसे हुआ, सब कुछ हमने पढ़ लिया है।
और जो अंतिम शासक है मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक है बृहद्रथ। बृहद्रथ का सेनापति था पुष्यमित्र शुंग। इसने बृहद्रथ की हत्या करके एक नए वंश की नींव डाली जिसका नाम था शुंग वंश। तो अगले वीडियो में हम लोग शुंग वंश के बारे में पढ़ेंगे। और आपको वीडियो कैसा लगा है, आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।